हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के एक विषय पर चर्चा करेंगे जिसको हम लोग मौर्य कला के नाम से जो है सो जानते हैं, है ना। मौर्य कला के बारे में हम लोग जो है सो आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो मुझे फोन करते हैं इतिहास की किसी विशेष चीज की जानकारी को लेकर के, कोई भी जिज्ञासा होता है तो आप लोग हमको फोन करते हैं। इतने लोगों का फोन रिसीव करना संभव नहीं है, तो आज इस वीडियो के पश्चात मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर जो है सो दे देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर में किसी भी तरह का कोई अगर दिक्कत आपको हो, कोई भी चीज अगर समझना हो तो मुझे जो है सो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, है ना। साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और इतिहास के बारे में, है ना, महत्वपूर्ण जानकारी जो है सो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आज मैं शेयर कर देता हूं। जूम ऐप के माध्यम से अगर ऑनलाइन मुझसे जुड़ना चाहें तो निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं और इतिहास को आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, अब देखिए मौर्य कला की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले एक चीज जान लेना चाहिए हम लोगों को कि प्राचीन भारत के इतिहास में कला का जो विकास हुआ तो हम लोग पाते हैं कि कला का एक बड़ा ही विकसित रूप हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाइयों से कला के बहुत सारे नमूने हम लोगों को प्राप्त होते हैं और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कला के विकास की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता ने उत्कृष्ट उपलब्धियां जो है सो अर्जित की थी। मतलब कला का बड़ा ही बढ़िया विकास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हुआ था। फिर इतिहास में, प्राचीन इतिहास में हम लोग पाते हैं कि कला का सर्वाधिक विकसित रूप जो दिखाई देता है हम लोगों को तो वो गुप्त काल में दिखाई देता है। गुप्त काल में कला का सर्वोत्तम विकास हुआ, शीर्ष स्तर पर जो है सो विकास हुआ। कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में कला अपने पूरे स्वभाव में अगर थी, पूरे शीर्ष में अगर थी तो गुप्त काल में थी। तो गुप्तकालीन कला और सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बीच जो है मौर्यकालीन कला को हम लोग देखते हैं। यही वजह है कि मौर्य कला को सिंधु घाटी सभ्यता की कला और गुप्त कला के बीच की कड़ी के नाम से जो है सो हम लोग जानते हैं, है ना। दोनों कलाओं को जोड़ने वाली जो है सो ये एक कड़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि इतिहासकार B.A. स्मिथ साहब हैं। तो इतिहासकार B.A. स्मिथ के द्वारा मौर्य कला पर कमेंट किया गया और बताया गया कि विश्व में किसी भी देश में, है ना, कला का ऐसा श्रेष्ठतम रूप जो है सो हम लोगों को दिखाई नहीं देता जैसा कि मौर्य काल में हम लोग मौर्य कला के अंतर्गत जो है सो देखते हैं। मतलब स्मिथ महोदय ने मौर्य कला के बारे में अपना विचार देते हुए कहा कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास अगर हुआ कहीं तो मौर्य काल के अंतर्गत भारत में हुआ, है ना। अब मौर्य काल की कला को अगर हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बांटें तो हम लोग पाते हैं कि इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं दरबारी कला या राजकीय कला और दूसरे को कहते हैं लोक कला, है ना। अब दरबारी कला या राजकीय कला किसको कहेंगे हम लोग? तो दरबारी कला या राजकीय कला, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंतर्गत कला के वैसे नमूनों को रखा जाता है जो राजा या राजा के संरक्षण में जो है सो बनवाए गए, है ना। मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बनवाए गए, है ना, कला के जो नमूने सरकार के द्वारा बनाए गए, राजा के द्वारा बनाए गए, दरबारी संरक्षण में बने या राजा के संरक्षण में बने, उनको हम लोग राजकीय या दरबारी कला कहेंगे। लोक कला किसको कहेंगे? तो लोक कला जो आम लोगों के द्वारा, एक आम जनता के द्वारा जो चीजें बनाई गई वो लोक कला के अंतर्गत जो है सो आएंगी, है ना। तो अगर हम लोग दरबारी कला के बारे में बात करें मौर्य काल के अंतर्गत तो हम लोग पाते हैं कि पाटलिपुत्र के राजप्रासाद को इसके अंतर्गत जो है सो रखा जा सकता
है ना। पाटलिपुत्र का राजप्रासाद, ठीक है, मतलब वह राजमहल जहां मौर्य राजा लोग रहा करते थे। ये एक दरबारी कला का जो है सो उदाहरण है ना। तो पाटलिपुत्र के इस राजप्रासाद के संबंध में हम लोग पाते हैं कि यूनानी विद्वानों के द्वारा कई तरह की बातें जो है सो बताई गई हैं, है ना। जैसे कि यह जो राजप्रासाद था, है ना, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजप्रासाद को शुभांग नाम से जो है सो संबोधित किया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यूनानी लेखक लोग जो थे तो कई तरह से मौर्य राजप्रासादों के बारे में जो है सो अपना विवरण दिया है, खास करके स्ट्रेबो के द्वारा, है ना। स्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा और उन्होंने कहा कि भाई ये पोलीब्रोथा जो था वो 80 स्टेडिया लंबा, ठीक है ना, 80 स्टेडिया मतलब करीब करीब 16 किलोमीटर, है ना, और 18 स्टेडिया चौड़ा था, है ना। ये स्ट्रेबो के अनुसार स्टेडिया एक मतलब दूरी की एक इकाई है जो यूनान में जो है सो प्रचलित थी, ठीक है ना। मोटा मोटी मान के चलिए कि 5 स्टेडिया में 1 किलोमीटर जो है सो होता है ना। तो पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र को कहा गया और कहा गया कि ये 80 स्टेडिया लंबा और 18 स्टेडिया जो है सो चौड़ा था, है ना। ये जो पाटलिपुत्र का राजप्रासाद था, तो पाटलिपुत्र का यह राजप्रासाद गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है सो बना हुआ था, ठीक है ना। और यह जो राजप्रासाद था, तो इस राजप्रासाद के बारे में उल्लेख किया गया है कि इसकी जो बनावट थी, है ना, तो बहुत हद तक वर्तमान संसद भवन की तरह का था ये, है ना, जो कई स्तंभों पर जो है सो खड़ा एक गोलाकार संरचना के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। तो करीब करीब ये माना जाता है कि जो मौर्य राजप्रासाद रहा होगा तो ये वर्तमान संसद भवन की तरह का ही जो है सो रहा होगा, जो कई स्तंभों पर जो है सो खड़ा था, है ना। अब ये जो स्तंभ होते थे इस राजप्रासाद में, जो स्तंभ जो लगाए गए थे, है ना, जो पिलर लगाया गया था, तो ये भी उल्लेख मिलता है उनमें सोने की लताओं को, है ना, मतलब कि सोने की लताओं को लगाया गया था, जिस पर मीनाकरण मतलब मीनाकारी करके, है ना, सोने की लताएं बनाई गई थी, ठीक है, जो हरे रंग का हो गया था, जो पिलर में जो है सो लपेटा गया था, ठीक है ना। और उस पर चांदी की चिड़ियों को जो है सो बिठाया गया था। इस वजह से क्या था कि पूरा राजप्रासाद जो था वो काफी भव्य लगता था, है ना, उत्कृष्ट जो है सो लगता था, और एक आम जनता या किसी को भी जो है सो यह लुभाता था। इतना आकर्षक यह राजप्रासाद था जहां मौर्य राजा लोग जो है सो रहा करते थे, है ना। फिर उल्लेख मिलता है हम लोगों को कि बहुत सारे ऐसे हुए, जैसे कि चीनी यात्री फाहियान हुआ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह राजप्रासाद किसी न किसी रूप में जो है सो ये माने आपका मौर्य काल के बाद, है ना, हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल तक यह राजप्रासाद जो है किसी न किसी रूप में जो है सो मौजूद रहा होगा, भले ही उसका अवशेष ही क्यों न रहा हो। तो फाहियान भी इसके बारे में हम लोगों को बताता है और कहता है कि यह राजप्रासाद देवताओं के द्वारा जो है सो निर्मित था, है ना, या देवताओं के द्वारा जो है सो निर्मित बताया है, जिससे भी ये प्रकट होता है कि ये काफी भव्य रहा होगा, है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि सूसा और एकबतना के राजप्रासादों से भी जो है सो इसकी तुलना की गई है ना। मेगास्थनीज भी जो है सो इसका उल्लेख करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह पाटलिपुत्र का जो राजप्रासाद था ये प्रस्तर और लकड़ी मतलब पत्थर और लकड़ी से मिलाकर जो है सो बनाया गया होगा। संभवतः इसकी जो छत रही होगी वो लकड़ी की रही होगी, जो समय के साथ जो है सो समाप्त हो गई, लेकिन इस राजप्रासाद के कुछ स्तंभों के अवशेष हम लोगों को अवश्य ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यह जो राजप्रासाद था, तो यह राजप्रासाद दरबारी कला का एक नमूना था। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कुम्हरार से, पटना के पास ही कुम्हरार है, तो कुम्हरार से हम लोगों को एक मंडप का भी जो है सो अवशेष प्राप्त होता है ना, जिसके जो संभवतः 80 प्रस्तर स्तंभों पर जो है सो खड़ा था, मतलब 80 पिलर था इस मंडप में। इसकी छत भी संभवतः लकड़ी की जो है सो बनी
हुई थी, है ना, जो समय के साथ जो है वो नष्ट हो गई। लेकिन इस मंडप का, है ना, 80 जो स्तंभ था तो उसके अवशेष जो है सो हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जो पटना के पास कुम्हरार से जो है सो हम लोगों को प्राप्त होता है। मूल रूप से जो है सो यह लकड़ी की जो है सो बनी हुई थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि दरबारी कला के अंतर्गत हम लोग अशोक स्तंभ को भी जो है सो रख सकते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अशोक के द्वारा जो है स्तंभों का निर्माण कराया जाता था और साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर उसको गड़वाया जाता था। ये जो अशोक स्तंभ होते थे ये मौर्य साम्राज्य की विशालता और उसके गौरव को अभिव्यक्त करता था। ऐसे ही बहुत सारे अशोक स्तंभों पर हम लोग पाते हैं कि अशोक के द्वारा जो है बहुत सारा शिलालेख भी जो है सो अंकित कराया गया। लेखनी मतलब कि ऐसे अशोक स्तंभ जिसपे लेखन कार्य किया गया, लिखा गया छेनी और हथौड़ा के माध्यम से, है ना, तो वो शिलालेख हो गया जिसको हम लोग स्तंभ लेख के नाम से जो है सो जानते हैं। तो खैर ये जो अशोक स्तंभ होता था तो ये मौर्य साम्राज्य की विशालता और गौरव को ही अभिव्यक्त करता था। तो हम लोग पाते हैं क्या कि अशोक स्तंभ को भी आप दरबारी कला के अंतर्गत रख सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अशोक स्तंभ को ईरानी स्तंभों की नकल कहा है, लेकिन ये सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ईरानी जो स्तंभ होते थे और अशोककालीन जो स्तंभ होते थे दोनों में बहुत ही डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो इसको एक ईरानी कला हम लोग जो है सो नहीं कर सकते। जैसे कि अशोक का जो स्तंभ होता था वह एकाश्म पत्थर का जो है सो बना हुआ होता था, उसमें कोई जोड़ नहीं होता था। वहीं ईरानी जो स्तंभ होते थे तो ईरानी स्तंभ पत्थरों को जोड़कर जो है सो बनाए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग पाते हैं अशोक का स्तंभ जो धरती पर टिकाया जाता था तो बिना चौकी के ही टिकाया जाता था, जबकि ईरानी स्तंभ चौकी पर जो है सो टिकाया जाता था। इसी प्रकार से अशोक का जो स्तंभ था, है ना, तो वह सीधा और सपाट था, चिकना था उसका सतह, जबकि ईरानी स्तंभों में हम लोग पाते हैं क्या कि वह नालीदार जो है सो हुआ करता था। इसी प्रकार से ईरानी स्तंभों पर हम लोग मानव की आकृतियों को जो है सो देखते हैं, लेकिन मौर्य जो स्तंभ थे तो उसमें हम लोग पशुओं की आकृतियों को जो है सो मुख्य रूप से देखते हैं। कहने का मतलब यही है कि ईरानी स्तंभ और अशोक स्तंभ में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस हम लोग देखते हैं, कई डिफरेंस देखते हैं, बुनियादी अंतर था दोनों में। इसलिए अशोक के स्तंभ को जो है सो हम लोग ईरानी स्तंभों की नकल नहीं कर सकते। यह जो स्तंभ था अशोक स्तंभ, है ना, तो करीब करीब 15 मीटर जो है सो इसका ऊंचाई होता था, करीब करीब 15 मीटर इसकी ऊंचाई होती थी। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि करीब करीब जो है ये इसका जो आधार होता था वो करीब 125 सेंटीमीटर इसका व्यास होता था और शीर्ष में इस स्तंभ का व्यास करीब करीब 90 सेंटीमीटर होता था। मतलब जैसे जैसे ऊपर हम लोग बढ़ते थे, है ना, स्तंभ थोड़े थोड़े पतले होते चले जाते थे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग ये भी पाते हैं क्या कि करीब करीब इन स्तंभों का जो वजन होता था वो करीब 50 टन के जो है सो आसपास होता था, है ना। मतलब काफी भारी भरकम जो है सो यह स्तंभ होता था। स्तंभ के शीर्ष पर भी एक चौकी लगाई जाती थी और उस पर जो है सो पशुओं की आकृतियां अंकित कराई जाती थी। शीर्ष जो फलक होता था इसका, उसका डिजाइन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता था कि ऐसा लगता था कि कमल के फूल को उलट करके जो है सो रख दिया गया हो, है ना। मतलब कि ये अशोक स्तंभ जो होते थे, तीन अशोक स्तंभों को भी आप दरबारी कला के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी प्रकार से अशोक के काल में या मौर्य काल में बहुत सारे स्तूपों का भी जो है सो निर्माण हुआ, तो इन स्तूपों को भी हम लोग दरबारी कला के अंतर्गत जो है सो रख सकते हैं, है ना, राजकीय कला के अंतर्गत जो है सो रख सकते हैं। सबसे पहले स्तूप शब्द का जो प्रयोग हुआ वो ऋग्वेद में हुआ, जिसमें यज्ञ की अग्नि की जो ज्वालाएं थी तो उन ज्वालाओं के लिए जो है सो स्तूप शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। लेकिन स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो टीला होता है। तो हम लोग को उल्लेख मिलता है कि अशोक के द्वारा करीब 84,000 स्तूपों का जो है सो निर्माण कराया गया था, ऐसा वेन्सान जो है सो कहता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग पाते हैं क्या कि कुछ ऐसे स्तूप जरूर हैं
जो अशोक के द्वारा जो है सो बनवाए गए, जैसे सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा जो है सो बनवाया गया था, है ना, जो स्तूप निर्माण का एक श्रेष्ठ जो है सो उदाहरण हो सकता है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि धर्मराजिका स्तूप, है ना, जो हम लोग को सारनाथ और तक्षशिला से प्राप्त हुआ है, तो सारनाथ और तक्षशिला स्थित धर्मराजिका स्तूप भी अशोक के द्वारा ही बनवाया गया प्रतीत होता है। तो इन स्तूपों को भी हम लोग जो है सो दरबारी या राजकीय कला के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि दरबारी या राजकीय कला के अंतर्गत हम लोग कुछ गुफाओं का भी जो है सो निर्माण देखते हैं, गुहा कला को भी जो है सो हम लोग देखते हैं। जैसे बराबर की पहाड़ी में अशोक के द्वारा और नागार्जुनी की पहाड़ी में दशरथ के द्वारा कुछ गुफाओं का निर्माण आजीवक सन्यासियों के लिए रहने हेतु जो है सो किया गया था। तो इन गुहा निर्माण को भी दरबारी या राजकीय कला के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, है ना। तो यदि क्वेश्चन पूछता है ना, कि मौर्य कला के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप उसको दो भाग में बांटिए, एक तो दरबारी कला या राजकीय कला और दूसरा लोक कला। तो दरबारी या राजकीय कला के अंतर्गत नंबर 1 नंबर 2 करके जो है सो विभिन्न चीजों का आप उल्लेख कर दीजिए, वर्णन कर दीजिए, या इसकी बेसिक चीज को आप जान करके रख लीजिए। अब लोक कला मतलब जैसा कि हम बताएं कि लोक कला जो एक आम व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जो चीज है, एक कुम्हार अगर मिट्टी का बर्तन भी बना रहा है तो लोक कला का जो है सो उदाहरण है। लेकिन मौर्य काल में हम लोग पाते हैं कि लोक कला के अंतर्गत मुख्य रूप से यक्ष और यक्षिणियों की जो है सो मूर्तियां बड़ी संख्या में जो है सो बनवाई गई। तो यक्ष और यक्षिणी का निर्माण लोक कला के अंतर्गत मुख्य रूप से हुआ मौर्य काल में, ऐसा प्रतीत होता है ना। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि चाहे वो अप्सरा हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, यक्षी हो, तो इन सब को जो है सो भगवान का या ईश्वर के अनुचर के रूप में जो है सो देखा जाता है, सहायक के रूप में जो है सो देखा जाता है, भगवान का सेवक के रूप में जो है सो देखा जाता है, जो भगवान की सेवा करते हैं, है ना। तो माना जाता था कि मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्तियां जो होती थी, जो बनती थी, तो यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों को शुभता का पर्याय माना जाता था, उसको शुभ समझा जाता था। जैसे वर्तमान में हम लोग गणेश की मूर्ति या लाफिंग बुद्धा को शुभ मानते हैं, घरों में जो है सो उसको रखते हैं ताकि गुड लक हो, है ना, हमारा किस्मत बढ़िया रहे, ठीक है, गुड लक माना जाता है उसको। तो उसी प्रकार से मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों को गुड लक माना जाता था, शुभ का प्रतीक माना जाता था, और हर व्यक्ति उसको अपने घर में रखता था, या चौक चौराहों में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों को जो है सो लगवाया जाता था, है ना। तो हम लोग को कई स्थानों से यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां जो है सो प्राप्त होती हैं, जो लोक कला का जो है सो एक उदाहरण है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि दीदारगंज, पटना के पास दीदारगंज से हम लोगों को चामर ग्राहिणी यक्षी की जो है सो मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब चामर पकड़ी हुई यक्षी की मूर्ति जो है सो प्राप्त हुई है। पटना म्यूजियम में इस यक्षी की मूर्ति को हम लोग देख भी सकते हैं, है ना। तो ये चामर ग्राहिणी जो यक्षी है, इसको मौर्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो है सो नमूना कहा जाता है। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि मथुरा से भी हम लोगों को कई यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पद्मावती मतलब ग्वालियर के पास, यहाँ से भी हम लोगों को यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो है सो प्राप्त हुई हैं। मतलब बड़ी संख्या में यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां प्राप्त हुई, तो इसको लोक कला के अंतर्गत जो है सो हम लोग रख सकते हैं, है ना। तो यह एक सामान्य सी चर्चा थी, है ना, मौर्य कला पर। तो मौर्य कला के बारे में, है ना, एक बेसिक कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। कभी कोई अगर पूछे या कभी लिखने की आवश्यकता हो, है ना, तो ताकि आप आराम से लिख सकें कि भाई मौर्य कला दरबारी कला और राजकीय लोक कला के अंतर्गत बटी हुई थी। दरबारी कला में कला के फलना फलना नमूने थे, और लोक कला के अंतर्गत मुख्य रूप से यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों का जो है सो निर्माण किया गया था, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए विषय के साथ जो है सो उपस्थित होंगे, ठीक है। धन्यवाद।